तो once again very good morning to you all. तो let's start with the second chapter. आज हम second chapter अपना start करते हैं. That is the strategies for enhancement in food production. ठीक है. Strategies का मतलब होता है तरीके. ठीक है, क्या क्या हम जो है आइडियाज लगा सकते हैं. एनहांसमेंट का मतलब है किसी चीज को इंक्रीज करना, किसी चीज को एक हायर लेवल के ऊपर लेके जाना. ठीक है. फूड प्रोडक्शन मतलब जो हम अपने फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, मीट, एग्स, ठीक है, मिल्क, इन चीजों की, ऑयल की, इन चीजों की जो प्रोडक्शन है उनको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. तो इस चैप्टर में हम वो तरीके देखेंगे जिससे हम अपनी फूड प्रोडक्शन जो है, ठीक है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं. चाहे वो फूड प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स हो, जैसे प्लांट से हमें ग्रेन्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलती हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं. चाहे वो इन टर्म्स ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स हो, एनिमल से हमें मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं, देन हमें जो है ये मिल्क मिलता है. ठीक है, चाहे वो उस कॉन्टेक्स्ट में हो. तो इस चैप्टर में हमने वो स्ट्रेटेजीज ढूंढनी है, वो तरीके ढूंढने हैं जिनसे हम अपने फूड प्रोडक्शन की जो है अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. तो पहली चीज तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमें फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने की जरूरत ही क्या है. जरूरत ये है कि देखो रोज रोज हमारी पॉपुलेशन जो है वो कितनी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे पास लैंड एरिया तो उतना ही है. पॉपुलेशन हमारी दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है. तो पॉपुलेशन हमारी दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है, तो उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें खाने की जरूरत है. ठीक है, तो अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें खाने की प्रोडक्शन भी इंक्रीज करनी पड़ेगी. अदरवाइज तो क्या होएगा, खाना अगर बनेगा नहीं, प्रोड्यूस नहीं होएगा, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, आधे स्टारवेशन की वजह से खत्म हो जाएंगे, आधों को खाना वैसे नहीं मिलेगा, है ना. तो इसीलिए हमें फूड प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज करने की जरूरत है, ताकि जो हमारी एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है हम उस पॉपुलेशन के साथ डील कर सके, उस सारी पॉपुलेशन को हम फीड कर सके. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पहले जो बात करते हैं कि व्हाई डू वी नीड टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन. क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है और राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड, फूड की डिमांड्स जो हैं वो हमारी बढ़ती जा रही हैं. दैट्स व्हाई वी नीड टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन. तो इस चैप्टर के अंदर हम मेनली 3 तरीके करेंगे जिनसे हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. पहला तरीका है एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग करवा के. दूसरा तरीका है प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग करवा के. और तीसरा तरीका है टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो है फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. तो ये 1 बाय 1 हम तीनों मेथड्स करेंगे. आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. तो पहली चीज इसमें हमारे पास आती है एग्रीकल्चर. तो हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं. एग्रीकल्चर बेसिकली क्या है, एग्रीकल्चर हमारे पास क्या है, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो हमने एग्रीकल्चर क्या है, इसमें हम प्लांट और एनिमल्स दोनों को जो है डोमेस्टिकेट करते हैं. तुमने देखा ही होगा, तुम्हारी तो फैमिलीज जो हैं वो एग्रीकल्चर से बिलोंग करती हैं, है ना. तो इसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को अपने घरों में रखते हैं फॉर ऑब्टेनिंग फूड एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स, ताकि हम उनसे फूड और उनकी यूजफुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन कर सके. तो इसके मेनली हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं. कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, एग्रोनॉमी. नहीं, मैं पीडीएफ भेज दूंगी बेटा, भेज दूंगी, कोई बात. 2 कंपोनेंट्स हैं इसके, दैट इज एग्रोनॉमी एंड दूसरा हमारे पास जो है दैट इज द एनिमल हस्बेंड्री. वो हमारे पास जो है एनिमल हस्बेंड्री है. तो हम बेटा अब चंचल को पासवर्ड रॉन्ग बता रहा है, तो बाकी तो सारे देखो कनेक्ट हो गए, पासवर्ड तो यही चलेगा. चंचल को बोलो फोन अपना एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर ले, मे बी कनेक्ट हो जाए. तो प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स. फूड और यूजफुल प्रोडक्ट्स को हम ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और एनिमल्स की
रियरिंग करते हैं। रियरिंग करने का मतलब क्या है कि हम उनको पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको फीड देते हैं, उनकी दवाई दुबई का, उनके डिजीजेस की आउटब्रेक का, हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। देन उनको एक अच्छा पार्टनर देके, इन केस ऑफ एनिमल्स उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं ताकि उनकी जो अगली प्रोजेनी है, अगली जनरेशन है, वो उनसे और भी अच्छी आए। ठीक है, दैट मीन्स रियरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक एग्रोनॉमी जिसमें हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, और दूसरा इसमें हमारे पास आता है दैट इज द एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में हम एनिमल्स को देखेंगे कि कैसे उनकी देखभाल करनी है, कैसे हमने उनको वो करना है। तो सोर्सेज ऑफ ह्यूमन फूड्स कौन कौन से हैं हमारे पास? डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और एनिमल्स हमारे पास जो है दैट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन फूड्स, उनसे हम फूड ऑब्टेन करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एनिमल ब्रीडिंग की। हाउ फूड प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड। फूड प्रोडक्टिविटी जो है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय एनहांसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जो हमने घर में एनिमल्स रखे हुए हैं, अगर हम उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दें, जैसे एक काऊ हमें दिन में 5-6 लीटर दूध देती है, अगर वो 8 लीटर दूध देने लग जाए तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से तो जो हमने घर में अपने एनिमल्स रखे हुए हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को हमने क्या कर देना है? इंक्रीज कर देना। दूसरा है बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट्स हमें क्रॉप यील्ड देते हैं, क्रॉप प्रोड्यूस देते हैं, हमने उनको क्या कर देना है? इंक्रीज कर देना। तो इसमें हमारे पास टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? ट्रेडिशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम है जो पुराने हम फॉलो करते हैं, और नई टेक्निक्स इसमें जो हम करेंगे दैट इज द एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर एंड जीन ट्रांसफर। ठीक है, तो इसमें हम जो मेनली करेंगे दैट इज द एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, देन टिश्यू कल्चर करेंगे, देन जीन ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने इस चैप्टर के अंदर जो फोकस करना है दैट इज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट प्रोडक्ट्स, कि उनको हमने कैसे इंक्रीज करना है। तो पहला टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि हमें सारा खाना जो है या तो हमें प्लांट से मिलता है या फिर हमें एनिमल से मिलता है। तो जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, अगर हम इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, इनकी जो है प्रोडक्शन को एनहांस कर देते हैं, तो हमारे पास खाना भी अमाउंट में आएगा, ह्यूज अमाउंट में, और हमारे पास मिल्क प्रोडक्ट्स, देन मीट, डेयरी, ये सारी चीजें, एग्स वगैरह, ये भी हमारे पास ढेर सारी अमाउंट में आएंगे। तो पहला टॉपिक हम आज स्टार्ट करते हैं दैट इज द एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमल? एनिमल का मतलब होता है जानवर। हस्बेंड्री, हस्बैंड से बना है। हस्बैंड का मतलब क्या होता है? देखो, पुराने जमाने के अकॉर्डिंगली हस्बैंड कौन था? हस्बैंड वो इंसान होता है जो घर के बाहर जाके पैसे कमाता है। ठीक है, फिर उन्हीं पैसों से क्या था कि घर का सारा राशन पानी, दाना पानी सारा चलता था। तो घर के जितने भी अफेयर्स हैं, मतलब घर के जितने भी काम हैं, वो एक बंदा मैनेज करता था, दैट इज कॉल्ड हस्बैंड। उसको हस्बैंड कहते थे। ठीक है, तो हस्बैंड का मतलब होता है दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक अफेयर। अब तो चलो डेफिनेशन चेंज हो गई है, फीमेल्स भी घर से बाहर जाती हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग हस्बैंड का क्या है कि जो डोमेस्टिक अफेयर को मेंटेन करता था, जो मैनेज करता था सारा कुछ। ठीक है, तो अब एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है कि जैसे तुम्हारे पास फार्म है, तुमने उसके अंदर 20-25 काउज या बफलोज रखी हुई हैं। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है कि तुमने उनकी देखभाल करनी है। कैसे? उनके खाने का ध्यान रखना है, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना है, उनकी जो दवाई बूटी है उसका ध्यान रखना है, देन उसकी जो है कोई डिजीज आउटब्रेक होता है उसका ध्यान रखना है। फिर जब उनकी जो मेच्योरिटी लेवल आ जाता है, उसके बाद उनको एक अच्छा मेट ढूंढ के उनकी क्या कर देना, उनकी ब्रीडिंग करवा देना। ये भी किस में आता है? हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री में आता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक एनिमल हस्बेंड्री का बेसिकली मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक अफेयर। डोमेस्टिक अफेयर को मैनेज करना इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। तुम ज्यादा टेक्निकल वो देना चाहते हो तो हम क्या कहेंगे? इट इज द साइंस ऑफ सिस्टेमेटिक ब्रीडिंग एंड रेजिंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एज पर ह्यूमन रिक्वायरमेंट। तो हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को रेज करते हैं और उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं किसके अकॉर्डिंगली? जैसी रिक्वायरमेंट्स हमारी हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम उनको वो करेंगे।
ठीक है। अब देखो दूसरी चीज क्या है, तो अब एक तो हमारे पास होते हैं पेट एनिमल्स और दूसरा टर्म हम यूज करते हैं लाइव स्टॉक। इन दोनों में फर्क है। पेट एनिमल्स में हम जो अपने घर पे रखते हैं वो हमारे किसी बेनिफिट के लिए भी हो सकते हैं, वो हम ऐसे ही रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम अपने शौक की वजह से भी रख सकते हैं, वो सारे हमारे पेट में आ जाएंगे। जैसे किसी ने डॉग घर पे डॉग रखा है या किसी ने पैरट रखा है, चिड़िया रखी हैं, तो ये सारी उसने अपने जो है अपने उसके लिए इंटरेस्ट के लिए रखी हैं, उसको अच्छी लगती हैं तो रखी हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने रखा है इनमें से कोई जो तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, किसी ने पिग रखा है, काव रखी है, बफलो रखी है, हॉर्स रखा है, डोंकी रखा है, ठीक है, शीप रखी है, तो ये सारे क्या है, ये सारे कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिस काम के करने की वजह से तुम्हें कोई प्रोडक्ट मिलेगी और उस प्रोडक्ट को तुम मार्केट के अंदर सेल करके पैसे कमा सकते हो, मतलब तुम्हें इकोनॉमिक बेनिफिट होएगा। तो लाइफ स्टॉक हम उसको कहते हैं, उस ग्रुप ऑफ एनिमल्स को कहते हैं जिनको हम घर में रखते हैं पैसा कमाने के लिए। जैसे लोगों ने गाय रखी है, गाय का दूध बेचते हैं, दूध बेचने के बाद वो क्या करते हैं, उनसे पैसे आते हैं, ठीक है। घोड़े रखे हैं, घोड़ों के वो बड़े बड़े गड्ढों के आगे लगा लेते हैं और फिर घोड़ों के उन गड्ढों के ऊपर वो बहुत सारी बोरियां बोरियां रख के उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उनसे उनको पैसा मिलता है। शीप की वूल बेचते हैं, वूल से उनको पैसा मिलता है। पोल्ट्री के एग्स हो गए, मीट हो गया, ठीक है। पिग का मीट बिकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इनको इन्होंने ऐसे रखा है अपने घर पे कि इनसे उनको इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, इनसे उनको पैसे की कमाई हो रही है, तो उनको हम नाम देते हैं लाइव स्टॉक का। तो आई होप कि तुम्हें लाइव स्टॉक और पेट एनिमल्स का पहले तो मतलब समझ आ गया होगा। तो लाइव स्टॉक के अंदर हमारे पास कौन कौन आते हैं, बफलो, काउ, गोट, शीप, कैमल, हॉर्स, पिग, पोल्ट्री एंड फिश, ठीक है। इंडिया और चाइना ये दो कंट्रीज हैं जिनके अंदर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है। जितनी गाय भैंस शीप तुम्हें इंडिया और चाइना के अंदर लोगों के पास मिलेगी उतनी तुम्हें और कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो इंडिया एंड चाइना हैज द मैक्सिमम लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। Then term livestock is commonly used for farm animals. तो हम livestock किसके लिए यूज करते हैं, फार्म एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है जी, ओके। यहाँ तक क्लियर है? किसी ने कुछ पूछना हो इस स्लाइड में से, नहीं पूछना तो थम्स अप करो, पूछना है तो पूछो, ओके। तो लाइव स्टॉक और पेट एनिमल्स में पहला डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरा तुम्हें एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री जो है अपने आप में एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। साइंस इसलिए क्योंकि हमें एनिमल्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरा हर एक बंदा अपने घर पे एनिमल्स नहीं रख सकता, हर एक कोई जो है उनके साथ डील नहीं कर सकता, इसीलिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट भी है। तो हम कहेंगे कि इट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट, क्योंकि एनिमल्स को घर में रखना, एनिमल्स के बिहेवियर का पता नहीं होता हमें, ठीक है, तो बहुत बड़ी आर्ट है। नेहा, यू वांट टू आस्क समथिंग? यू रेज्ड हैंड। फिर ये भी नहीं कहते कि मैडम गलती से हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे फटाफट मैसेज टाइप कर देते। चलो, रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर, तो मैंने तुम्हें अभी बताया एनिमल से क्या क्या मिलता है हमें। मिल्क से मिल्क हमें काउ और बफलो से मिलता है, एग हमें हेन एंड डक से मिलता है, मीट हमें गोट, शीप, पिग, कैटल, चिकन, फिश से मिलता है, हनी मिलता है हमें हनी बीज से, फाइबर्स मिलते हैं वूल एंड सिल्क, हाइड, स्किन ऑफ द एनिमल जिनसे लेदर के बैग, बेल्ट्स, ये सारा कुछ बनता है। देन हमारे पास ड्रॉट एनिमल्स जो ये भार उठाते हैं, ठीक है, वर्क एनिमल्स जैसे घोड़ा हो गया, डोंकी हो गया, ये सारे। देन बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है, जैसे हमने घर पे सीरी ये रखे होते हैं तो हमारे एनिमल्स की देखभाल करते हैं, तो उनको भी बदले में पैसे मिलते हैं, तो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास था एनिमल हस्बेंड्री। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इसके अंदर कि अगर तुम्हारा डेयरी फार्म है तो तुमने डेयरी फार्म की मैनेजमेंट करनी है, तो तुम उस डेयरी फार्म की मैनेजमेंट कैसे हो,
कैटल क्या होता है? कैटल बेटा गाय को इकट्ठा करके हम कैटल का नाम दे देते हैं। कैटल होती है गाय वगैरह, गाय भैंस, इनको हम कैटल का नाम दे देते हैं। तो अगर तुम्हारे पास डेयरी फार्म है और तुमने उस डेयरी फार्म की मैनेजमेंट करनी है तो तुमने 4 चीजें याद रखनी है बस। डेयरी फार्म से तुम्हें क्या मिलेगा? मिल्क मिलेगा। तो तुमने 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला पॉइंट है फीडिंग, दूसरा पॉइंट है वीडिंग, तीसरा पॉइंट है हीडिंग एंड चौथा पॉइंट क्या है? ब्रीडिंग। ये 4 पॉइंट्स याद रखो और तुम्हारा चारों पॉइंट्स के अंदर जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट है वो खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है फीडिंग। फीडिंग का मतलब है हमने उनको जो है उनके खाने का ध्यान रखना। खाने का ध्यान कुछ ऐसा उनकी डाइट में इंक्लूड करना है जिससे मिल्क प्रोडक्शन अच्छी हो, इंक्रीज हो। मिल्क की जो क्वांटिटी और क्वालिटी है वो दोनों चीजें जो है वो इंक्रीज करें। ठीक है। फिर उनकी डाइट के अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि उनको एनर्जी बूस्ट होती रहे। ठीक है। तो दैट मीन्स फीडिंग। तो पहली चीज तुमने उनको खाने पीने का उनके ध्यान रखना है। देन दूसरी चीज इसमें मैं तुम्हें करा रही हूँ हीडिंग। हीडिंग का मतलब क्या है? थर्ड वर्ड करा रही हूँ हीडिंग। हीडिंग का मतलब क्या है कि उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना है। जैसे तुम्हारे मैंने कहा फार्म के अंदर 10-15 सपोज करो गाय है, ठीक है, और तुम उसकी साफ सफाई का ख्याल ही नहीं रख रहे, वहीं पे वो अपना गोबर पास करती हैं, वहीं पे बीच में बैठी रहती हैं, तो ऑब्वियसली डिजीजेस फैलेंगे ना। उनका ये यूरिन पास करती हैं, यूरिन के बाहर जाने की कोई टनल नहीं है, कोई नाली नहीं है, कुछ नहीं है, यूरिन भी वहीं इकट्ठा होता रहता है जिसकी वजह से मच्छर मक्खियां ये सारा कुछ, तो इसकी वजह से क्या है वो बीमारी होंगी। तो पहली चीज तो उनकी साफ सफाई का ख्याल रखो। गोबर अगर उन्होंने पास आउट किया है तो उसको साथ के साथ ही साइड पे हटा दो। उनके जो यूरिनेशन है उनके लिए प्रॉपर जो है तुम नालियां बनाओ ताकि जैसे ही वो यूरिन पास आउट करे किसी नाली के थ्रू बह के वो कहीं पे जो है एडप्ट होता रहे। ठीक है। और उनकी वो जो जगह है जहां पे वो रहती हैं उसको रोज साफ करवाओ। ठीक है। ताकि वहां पे कोई डिजीज आउटब्रेक ना हो जाए। ठीक है। वहां पे मक्खियां मच्छर ऐसी चीजें जो हैं वो ना पलनी शुरू हो जाएं। ठीक है। फिर अगली चीज, अगर कोई डिजीज आउटब्रेक हुआ भी है, ठीक है, जैसे क्या कहते हैं कोई डिजीज, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है, ऑल्दो ये एनिमल्स को तो इन्फेक्ट नहीं कर रहा, अभी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं आई, बट अगर ऐसा कोई जैसे डिजीज आउटब्रेक हुआ है स्पेशली एनिमल्स के बीच में, तो उसकी वैक्सीनेशन करवाओ। ठीक है। उसको वैक्सीन लगवाओ ताकि तुम्हारे एनिमल को किसी को ना हो। अगर तुम्हारे झुंड में से किसी एक आधे को हो भी गया है तो उनको बाकियों से अलग कर दो ताकि बाकियों के अंदर वो ना फैल जाए। ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हारी किस में आएंगी? हीडिंग में। ठीक है। उनकी जो वेटरनरी डॉक्टर है उसको रेगुलरली अपना फार्म विजिट करवाते रहो और उसको दिखाते रहो कि देखो कि कोई डिजीज आउटब्रेक तो नहीं हो रहा, सारी साफ सफाई जो है वो ठीक ठाक है। दिस विल बी इंक्लूडेड अंडर हीडिंग, जब तुम उसकी साफ सफाई का ध्यान रखोगे। देन कम्स वीडिंग। डब्ल्यू वाला बता रही हूँ, वीडिंग। वीडिंग का मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, जैसे सपोज करो तुम्हारे उस झुंड के अंदर एक कोई ऐसा एनिमल भी है जो उनके साथ जगह भी शेयर कर रहा है, उनके साथ खाना भी खा रहा है, लेकिन तुम्हें उसका फायदा कोई नहीं, ना तुम्हें उससे दूध मिल रहा है ना तुम्हें उसका वैसे कोई फायदा है, तो तुम ऐसे अनइकोनॉमिक एनिमल को उस झुंड में से बाहर निकालो। तो वीडिंग का मतलब होता है कि कोई भी अनइकोनॉमिक एनिमल है बीच में, अगर झुंड के ऐसा है जो उनको डिस्टर्ब भी कर रहा है, उनकी जगह भी, उनका खाना भी, सब चीजें शेयर कर रहा है, लेकिन तुम्हें कोई फायदा नहीं है, तो उसको झुंड में से अलग कर दो। दैट मीन्स वीडिंग, क्योंकि वो उनको भी तंग कर रहा है। ठीक है। देन लास्ट कम्स द ब्रीडिंग। उसके बाद हमारे पास जो आता है दैट इज द ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि अब तुम्हारे एनिमल्स जो हैं उन्होंने आगे रिप्रोड्यूस करके तुम्हें प्रोजेनी अपनी बढ़ानी, तो जब उन्होंने आगे रिप्रोड्यूस करना है तो तुमने क्या करके देना है, उनको एक अच्छा मेट ढूंढ के देना है। ऐसा मेट जिसके अंदर सुपीरियर करेक्टर्स होंगे, ऐसे करेक्टर्स होंगे कि जब वो तुम्हारी प्रोजेनी के अंदर आएंगे, मतलब तुम्हारे एनिमल्स की अगली जनरेशन के अंदर आएंगे, तो तुम्हारी अगली जनरेशन इस जनरेशन से भी बेटर हुई। ठीक है। तो दैट मीन्स ब्रीडिंग। तो तुमने जो फार्म एनिमल्स है, फार्म एनिमल्स वो होते हैं, डेयरी फार्म वो होता है जहां पे हम हार्वेस्टिंग फॉर एनिमल मिल्क करते हैं। तो हम 4 वर्ड्स का ध्यान रखेंगे, फीडिंग, ब्रीडिंग, हीडिंग एंड वीडिंग।
फीडिंग उनके खाने पीने का, ब्रीडिंग उनके मेट का ताकि नेक्स्ट जनरेशन अच्छी आ सके, हीडिंग उनकी साफ सफाई का, फीडिंग अगर झुंड के अंदर कोई अनइकोनॉमिक एनिमल बैठा है तो उसको झुंड में से हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ओके, ठीक है जी। किसी को कोई डाउट यहाँ तक तो यू कैन आस्क मी। तो ये तुम्हारी एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है। वीडिंग का कोई एग्जाम्पल बताना मैम। वीडिंग का एग्जाम्पल जैसे तुमने कई बार देखा होगा कि लोग शीप वगैरह लेके जा रहे होते हैं, बीच में एक आधा डॉग भी घूम रहा होता है, तो वो तुम्हारे किसी यूज का नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वो उनके बीच में बैठ के उनको डिस्टर्ब भी कर रहा है, हो सकता है उनको काटता कूटता भी हो, इसलिए वो नुकसानदायक हो सकता है। अनइकोनॉमिक एनिमल कोई भी हो सकता है जिससे तुम्हें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन जो है तुम्हारे पास तुम्हारा खाना भी उनके साथ शेयर कर रहा है और उनकी जगह भी शेयर कर रहा है, तो उसको जो है वहां से बाहर निकाल। तो हम अब बात करते हैं काऊ की। काऊ का साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस। जो हमारी काऊ है जिससे हमें दूध लेते हैं उसका साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस। तो काऊ की हमारे पास 3 तरह की ब्रीड्स होती हैं। मिल्क ब्रीड्स जो अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करेंगी, जिनकी फीमेल्स जो हैं वो अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करेंगी, लेकिन जो मेल्स हैं वो काम करने में अच्छे नहीं हैं, इसीलिए उनका नाम रखा है मिल्च ब्रीड्स, ठीक है। देन आती है हमारे पास ड्रॉट ब्रीड्स। ड्रॉट ब्रीड्स जो हैं इनके जो मेल्स हैं वो काम करने में बहुत अच्छे हैं, बहुत स्टर्डी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इनकी फीमेल्स दूध अच्छा नहीं देती, उनको कहते हैं ड्रॉट ब्रीड्स। देन कम्स द डुअल पर्पस ब्रीड्स, जो दोनों काम करती हैं। इनके मेल्स अच्छा काम करेंगे और इनकी फीमेल्स जो हैं वो दूध अच्छा देंगी। फिर तुमने इनकी 2 एग्जांपल्स याद रखनी है। पहले देखते हैं मिल्च ब्रीड्स। गुड मिल्क प्रोड्यूसर्स, फीमेल्स हैव लार्ज अडर्स फॉर मिल्क एंड मेल्स आर वीक, और इनके जो मेल्स होते हैं वो कमजोर होते हैं। इसके अंदर एग्जांपल हमारे पास आती है गिर, साहिवाल, रेड सिंधी। ये हमारे पास मिल्च ब्रीड्स हैं दैट आर द गुड मिल्क प्रोड्यूसर्स। देन कम्स द ड्रॉट ब्रीड्स। उसके बाद हमारे पास आती हैं ड्रॉट ब्रीड्स जो जिनके जो मेल्स हैं वो काम करने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन फीमेल दूध देने में ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो यूज्ड फॉर प्लोइंग, बीस्ट ऑफ बर्डन एंड ट्रांसपोर्ट। प्लोइंग होता है हल जो हल चलाते हैं ना हम अपने फील्ड्स में, दैट इज प्लोइंग। बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब जो बहुत भार जो है उसको ढो लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ठीक है, चीजों की। तो इन चीजों के लिए मेल्स अच्छा काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग है, स्टर्डी है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है मालवी, हालीकर एंड नगोरी। मालवर, हालीकर एंड नगोरी, ठीक है। तो इसमें जो फीमेल्स होंगी वो दूध अच्छा नहीं देती, लेकिन जो डुअल पर्पस ब्रीड्स हैं फीमेल दूध अच्छा देगी, मेल काम करने के लिए अच्छा है। यूज्ड बोथ फॉर मिल्क एंड ड्रॉट पर्पसेस। मेल्स आर गुड ड्रॉट एंड फीमेल्स आर द गुड मिल्क प्रोड्यूसर्स। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास आती है हरियाणा, अंगोल एंड कंकरेज। तो ये नेम्स बेटा आपको याद रखने हैं। गिर, साहिवाल, रेड सिंधी अच्छा मिल्क देती हैं। ड्रॉट ब्रीड्स में मालवी, हालीकर, नगोरी है। हरियाणा, ऑनगोल और कंकरेज जो है वो हमारी क्या है, डुअल पर्पस ब्रीड है जो दोनों काम करेगी। देन हमारे पास आती हैं बफलोज। इनके तो तुम्हें नाम वैसे याद ही होंगे, है ना। बफलोज का साइंटिफिक नेम होता है बुबेलस बुबेलिस, ठीक है, भैंस जो है हमारी। इसमें हमारे पास इंडिया के अंदर 7 वैरायटीज हैं मेनली। मुर्रा, सूरती, महसना, नागपुरी, नीली रावी, जफरबंदी एंड भदावरी। इनके नेम्स तुम याद रखोगे, मुर्रा, सूरती, महसना, नागपुरी, नीली रावी, जफरबंदी एंड भदावरी। दीज आर द वैरायटीज ऑफ काउ। काउ की स्पीसीज है हमारे पास जो है वैरायटीज डिफरेंट तरह की। सॉरी, बफलो की है ये, बफलो भैंस की है, बुबेलस। वीडिंग देसी काउ कौन सी वैरायटी है मैडम? हरियाणा देसी काउ है बेटा। ये देसी काउ मुझे नहीं पता, लेकिन ये तुम्हारी जो है ये आम ही घरों में यही होती है, रेड सिंधी, गिर, साहिवाल। तुम कभी एनिमल्स की मंडी में जाना तो तुम्हें आम ही दिखाई दे जाएंगी,
कि वो कहेंगे ये रेड सिंधी है जी, ये हरियाणा है, बड़ा अच्छा दूध देती है, ये उनको नाम पता ही होते हैं, मुर्रा है, सूरती है, दूध बहुत अच्छा देती है, ऐसी ऐसी चीजें तुम सुनने में आम ही बात करते हैं, और खास करके जो इनके साथ डील करते हैं। स्टडी होता है स्ट्रॉन्ग, जो थोड़ी बहुत चीजें जो हैं, थोड़ा बहुत जो है क्या कहते हैं, चोट चूट को ऐसे ही सह लेता है, स्टडी उसको बोलते हैं, स्टडी और स्ट्रॉन्ग। साहिवाल कॉमन है, हाँ साहिवाल, गिर, रेड सिंधी ये सारी कॉमन ही है, ये हमारे इंडिया की ही है सारी, ठीक है। देन उसके बाद कुछ ऐसी भी हैं जो बनी हुई हैं, जो मतलब बनाई है, दैट आर द वंस जो के क्रॉस करके बनाई है। क्रॉस कैसे किया है इनका, कोई बाहर से स्पीसीज लेके मेल या फीमेल की, उसको दूसरा इंडियन मेल या फीमेल सिलेक्ट करके उसके साथ उसका क्या करवाया है, क्रॉस करवाया है। जैसे इस पहले हम बात करते हैं इसकी NDRI करनाल, बेटा अडर्स होते हैं जिसमें से हम दूध निकालते हैं, हिंदी में तो मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, लेकिन पंजाबी में तो उसको थन बोलते हैं, जिनमें से हम दूध निकालते हैं, दैट आर द अडर्स, ठीक है। ये चीज है, देखो इसके काऊ के दिख रहे हैं तुम्हें, दीज आर द अडर्स, जहां से हम दूध निकालते हैं, ओके। सो NDRI करनाल, NDRI इज नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तुम्हारे हरियाणा का अपना है तो तुम्हें पता ही होगा। इसने NDRI करनाल ने 2 वैरायटीज तैयार की हैं। पहली हमारे पास है करन स्विस, दैट इज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ साहिवाल एंड ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस बुल है जो हमारे इंडिया का नहीं है, किसी और कंट्री का है। इस बुल का सीमेन हम लेके आए थे यहाँ पे, तो उसको साहिवाल को उस सीमेन से क्या कर दिया गया, उस सीमेन से इंसेमिनेट कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया, तो जो नया तैयार हुआ उसका नाम है करन स्विस। ये फोटो थोड़ी उल्टी लगी हुई है, फोटो इसकी इधर है, दिस इज द ब्राउन स्विस बुल, और ये हमारी काउ है साहिवाल। दोनों को जब NDRI करनाल के अंदर क्रॉस करवाया गया, क्रॉस ऐसे नहीं करवाया, इसका सीमेन लेके आए थे, सीमेन आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दिया फीमेल के अंदर, और जो नई प्रोजेनी तैयार हुई उसका नाम रखा करन स्विस। इसके अंदर करेक्टर्स इन दोनों से जो हैं दे आर मच बेटर। सिमिलरली एक तैयार की गई है करन फ्राइज। करन फ्राइज कैसे बनाई है, हॉलिस्टियन फ्रीसियन, ये वाली जो है, इसको किसके साथ मेट करवाया, दैट इज थार पार्कर। थार पार्कर हमारे यहाँ की है, हॉलिस्टियन फ्रीसियन जो है वो बाहर से लेके आए थे, ठीक है, और दोनों को क्या करा दिया, क्रॉस, तो हमारे पास जो बनी दैट इज द करन फ्राइज। तो जो तुम्हारे पास करन फ्राइज बनी, इसके अंदर भी जो करेक्टर्स हैं दैट आर सुपीरियर देन बोथ द पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स से करेक्टर्स जो हैं वो सुपीरियर है। देन एक ऐसी ही वैरायटी हमारे पास बनी है NDRI केरला, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है केरला के अंदर, तो उन्होंने सुनंदनी नई वैरायटी जो तैयार की है उसका नाम है सुनंदनी, ये रही वैरायटी। कैसे, ब्राउन स्विस और जो नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल है, जो लोकल सी कैटल होती है, उसको उन्होंने ब्राउन स्विस के साथ मेट करवाया, मतलब ब्राउन स्विस का सीमेन लेके आए थे, तो जो नया तैयार हुआ उसका नाम रखा सुनंदनी, और सुनंदनी के अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग क्वालिटीज और बाकी क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। तो पहली चीज तो तुमने इंडिया की काऊ की वो याद रखनी है, ठीक है, फिर तुमने इंडिया की बफलो की याद रखनी है, फिर तुमने ये तीनों याद रखनी है जो NDRI केरला और NDRI करनाल के अंदर बनी है, सुनंदनी है, करन फ्राइज है, और हमारे पास कौन सी है, हॉलिस्टियन फ्रीसियन, ठीक है। इनके नाम तुम याद रखोगे सबके, ठीक है। और ये हमारे पास एक्सोटिक ब्रीड्स हैं। एक्सोटिक ब्रीड्स होती हैं जो हमारे यहाँ की अपनी नहीं है, लेकिन कहीं और से हम जो है इनका सीमेन या फिर ये कहीं और से आई हुई हैं और इनको हम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियर कैरेक्टर्स। तो ये इंग्लैंड की है, दैट इज द जर्सी, ये पहली वाली, और ये हमारे पास है दूसरी वाली, स्विट्जरलैंड से आई है। देन ये एरिशियर है, स्कॉटलैंड की है। देन ये हॉलिस्टियन फ्रीसियन है, हॉलैंड से आई है। दिस इज ब्राउन स्विस बुल। तो ये सारी हमारी एक्सोटिक होती हैं जो हमारे इंडिया की नहीं होती, लेकिन हम किसी बाहर की जगह से इसको लेके आते हैं, उसको हम नाम देते हैं एक्सोटिक ब्रीड्स का।
ओके तो यहाँ तक हमने एनिमल्स की ब्रीड्स की, मतलब मेनली रिलेटेड विद दैट क्या थी हमारी डेयरी फार्म मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड थी। तो अब हम करते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री के अंदर देखो, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर तो सिर्फ पोल्ट्री के अंदर ये हमारी मुर्गियां आती है ना। लेकिन अगर हम बाहर की बात करें फॉरेन कंट्रीज के अंदर, तो वहां पे डक्स, टर्की, गीज, ये सारी चीजें पोल्ट्री के अंडर आ जाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की? रियरिंग, ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स फॉर देयर मीट एंड एग्स। पोल्ट्री बर्ड्स की देखभाल करना, उनको पालना किस लिए, और उनकी ब्रीडिंग करवा के, अच्छा मेट ढूंढ के उनकी ब्रीडिंग करवा के देना किस लिए? ताकि हमें उनका मीट मिल सके और हमें उनसे क्या मिल सके? एग्स मिल सके। दैट इज कॉल्ड एज पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो इसमें हमारे पास चिकन आता है, डक्स आती हैं, टर्की आता है और गीज आता है। ब्रॉयलर्स क्या होते हैं? ब्रॉयलर्स वो बर्ड्स हैं पोल्ट्री के जिनको सिर्फ मीट के लिए जो है ग्रो किया जाता है, एक्सक्लूसिवली फॉर मीट। तुम कई बार किसी मीट की शॉप के आसपास जाके देखो तो वहां पे ब्रॉयलर भी लिखा होता है ऊपर। तो प्लाईमाउथ हमारे पास वैरायटी है, दैट इज अ ब्रॉयलर। ठीक है, और जो तुम्हारे पास लेयर्स हैं, दैट इज द फीमेल फॉल्स रेज्ड फॉर एग प्रोडक्शन। तो ये जो लेयर्स होती हैं, दैट इज द फीमेल फॉल्स होती हैं जिनको सिर्फ एग प्रोडक्शन के लिए रेज किया जाता है। नीचे व्हाइट लेग हॉर्न दिखाई हुई है, दैट इज फॉर एग प्रोडक्शन। तो इसमें भी हम वही 4 पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे जो हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट में कर रहे थे। पहला है फीडिंग। फीडिंग में मतलब हमने खाने का ख्याल रखना है कि इनका जो डाइट है दैट शुड बी रिच इन कैल्शियम, ताकि इनका एग शेल जो है वो स्ट्रांग हो। नहीं तो ये होएगा, अगर तुम कैल्शियम वाला खाना नहीं दोगे, कि जैसे ही मुर्गी अंडा देगी शेल इतना कमजोर होएगा कि एग ले होते ही एग जो है वो ब्रेक हो जाएगा, तो तुम्हें उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज फिर क्या है, फीडिंग का ध्यान रखना है। फिर जब ये इनके एग्स हैच होते हैं तो इनको क्या देना है? इनको गुड़ वाला पानी दिया जाता है जिसके ऊपर ये फीड करती हैं। ठीक है, फिर जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनको खाने में क्या इंक्लूड करना है, तो ये सारी चीजों का फीडिंग में हम ध्यान रखेंगे। देन हमारे पास आती है हीडिंग, साफ सफाई का। तुम देखो किसी भी पोल्ट्री फार्म के आसपास से निकलो, वहां से कितनी स्मेल आ रही होती है, क्योंकि उसकी सफाई नहीं होती। दूर से ही पता लग जाता है कि आगे जाके पोल्ट्री फार्म आने वाला है ना, क्योंकि ना तो उसकी सफाई होती है। फिर तुम उसके ऊपर नजर मारो दूर से तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि बहुत सारे जो मुर्गियां हैं उनको ऐसे ही उन्होंने भरा पड़ा है, मतलब दे डोंट हैव स्पेस टू मूव, उनके पास जगह भी नहीं होती कि वो इधर उधर मूव कर पाए। तो इसीलिए उनकी साफ सफाई का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए। जिसके अंदर इनको रखते हैं उसके अंदर पूरा मैशवर्क लगा होना चाहिए तारों का, ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन जो है वो जाती रहे, प्रॉपर एयर जो है अंदर जाती रहे और इनको कोई सफोकेशन वाली फीलिंग ना आए। देन आगे हीडिंग में हम क्या देखेंगे कि जो है इनकी जो साफ सफाई है उसका ख्याल रखें, और ये ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए। इनका जो ब्रूड होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये रहती हैं, वो ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट एनिमल को प्रॉपर घूमने की, वो करने की जगह जो है वो प्रॉपर मिलनी चाहिए। ठीक है, देन अगर सपोज करो कोई डिजीज आउटब्रेक हुआ है, जैसे बर्ड फ्लू हुआ था, है ना, अगर बर्ड फ्लू हुआ है तो अपने सारे के सारे जो पोल्ट्री फार्म के वो हैं उनको वैक्सीनेट करवाओ, और अगर उनमें से कोई ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो उसको बाकी झुंड से अलग कर दो ताकि किसी और को इन्फेक्शन ना हो। तो ये सारे पॉइंट्स हम किसमें कवर करते हैं? हीडिंग के अंदर। देन वीडिंग, वीडिंग वही है कि अगर उस झुंड के अंदर कोई अनइकोनॉमिक एनिमल है तो उसको बाहर निकाल दो, ताकि वो जो है दूसरों को प्रॉब्लम ना करे, उनका खाना, उनकी जगह, ये चीजें शेयर ना करे। देन कम्स द ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के अंदर हम आगे वाली जनरेशन को, आगे वाली प्रोजेनी को बेटर बनाने के लिए एक अच्छा मेट ढूंढ के उनकी क्या करवाते हैं? ब्रीडिंग करवाते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स का हम ख्याल रखेंगे इन केस ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, तो डिजीजेस कौन कौन से हैं पोल्ट्री के? कुछ डिजीजेस भी तुमने करने हैं। पोल्ट्री के हो जाते हैं ब्रॉयलर्स, रिपीट कर दो मैं। ब्रॉयलर होते हैं जो हम मुर्गियों को सिर्फ मीट के लिए ग्रो करवाते हैं, दैट आर कॉल्ड ब्रॉयलर्स। लेयर्स होती हैं जिनको सिर्फ एग प्रोडक्शन के लिए ग्रो करवाते हैं। ठीक है,
तो डिसाइड करने का कोई तरीका होता है जिसकी वजह से आधों को हम नॉमिनेट करते हैं एज ब्रॉयलर, आधों को हम नॉमिनेट करते हैं एज लेयर्स, लेयर्स जो सिर्फ एग देंगी और ब्रॉयलर्स जो हमें मीट देंगी। ओके मैम, ठीक है। तो हमारे पास कुछ डिजीजेस हैं पोल्ट्री के। वायरल में हमारे पास आता है बर्ड फ्लू, जैसे आजकल वायरल कोरोना चला हुआ है वैसे ये भी वायरल डिजीज है बर्ड फ्लू। रानीखेत डिजीज है, न्यू कैसल डिजीज भी बोल देते हैं। बैक्टीरियल में फाउल कॉलरा आता है, ठीक है। देन पुलोरम आता है, कोराइजा आता है। फंगल डिजीजेस में टॉक्सिकोसिस आता है। देन एस्परजिलोसिस, एस्परजिलस कॉज करती है फंगस। देखो ये वैसे आज तक कभी कहीं पे पूछे नहीं गए, अगर पूछा भी जाता है तो रानीखेत पूछा जाता है कि कैसा डिजीज है, वायरल है, बैक्टीरियल है, कैसा है। बट फिर भी तुम एक बार इनके ऊपर नजर मार लेना क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर तो है नहीं, ठीक है। तो इसलिए तुम जो है एक बार इनके ऊपर नजर मार लेना, ज्यादा इनके ऊपर टाइम वो करने की जरूरत नहीं। तो आज मैंने तुम्हें 2 टॉपिक्स करवाए। पहले तो हमने लाइव स्टॉक देखा, फिर हमने देखा एनिमल हस्बेंड्री, फिर हमने डेयरी फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, ये चीजें देखी, ठीक है। इतना तुम आज पढ़ के रखोगे, रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और एक दिन हम बीच में दिन निकाल के तुम अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे हम। तो मुझे दिन, डेट, टाइम आप बता देना किस दिन करने, ठीक है। So that's all for today. Take care and bye bye. कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं देखती हूँ बेटा अगर चल जाएगा तो। रियरिंग क्या है? रियरिंग होता है पालन पोषण करना, ग्रो करना, दैट इज कॉल्ड रियरिंग। किसी को पाल पोस के बड़ा करना इज कॉल्ड रियरिंग।